वेलकम टू जीएलडीएन नाइट्स। और आज हम जीएलडी ह्यूमैनिटीज़ के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। और हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि कॉम्पिटिटिव का जो हमारा चैनल है, ठीक है, वो जीएलडी नाइट्स है, जहाँ पे आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज हम ह्यूमैनिटीज़ में पहला हिस्ट्री का चैप्टर लेके आए हैं क्लास 12th के लिए। और कोशिश ये है हमारी, आपको मैंने पढ़ने का तरीका इससे पहले के जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसमें बता चुका हूँ। तो हम पहले एक बार पूरी तरीके से कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। उसके बाद उसी चैप्टर को जो 25 पेज का नोट्स है उसको 5 से 6 पेज में बना के उसकी शॉर्ट वीडियोस भी डालेंगे, जो आपको एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए मदद करेगी। साथ ही अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको पीडीएफ, पीवाईक्यू, इन सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड कराएंगे। आज पहला वीडियो है, देखिए कि किस तरीके से क्लास 12th का ये जो पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। अब देखिए बात क्या है, क्योंकि एक कंप्लीट वीडियो है तो हम डिटेल से एनालिसिस करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है, पूरे मोहब्बत के साथ पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये क्लास 12th का है और क्लास 12th के भी फर्स्ट हिस्ट्री के 3 बुक्स हैं, जिसमें पहले बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, ईंटें, मनके और अस्थियां। अब कभी भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस चैप्टर का नाम क्या है और इसकी टाइमिंग क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग। तो अगर हम देखें तो चैप्टर में नीचे क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता। यानी ये तो क्लियर हो गया कि हम एक ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आज से लगभग 5000 साल पुरानी है। बट इसका नाम में सर ये क्यों रखा गया है, क्योंकि ईंटें, हड़प्पा में जो ईंटें मिली थी वो एक साइज की ईंटें थी जिसका अनुपात था 1:2:4। और ये जो ईंट है ये अपने टाइम की बहुत ही बढ़िया खूबसूरत ईंटें हैं, जो आज से 5000 साल पहले भारत में लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। क्योंकि आपको पता है 20 साल पहले जहां आज मैं खड़ा हूं यहाँ भी जंगल थे, गांव थे। आप जहां हैं वहां भी गांव था, कच्ची सड़कें थी, कच्चे मकान थे। बस 5000 साल पहले यहाँ क्या मिली है, ईंटें। फिर मिले हैं मनके। मनके क्या होते हैं सर, आप जब माला पहनते हैं, ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो जोड़ने वाले चीजें होती हैं उसी को हम कहते हैं मनके। तो हड़प्पा में लोग ज्वेलरीज पहनते थे, आभूषण पहनते थे जो मनकों से जोड़कर बनता है। मोतियों की माला सुना है तो समझ लो वही है मनके, चाहे मोती का हो चाहे किसी और चीज का हो। और फिर तीसरा शब्द आता है अस्थियां। अब ये अस्थियां क्यों लिखा है, अस्थियां इसलिए लिखा है क्योंकि ये अस्थियां ही वो साधन है जिसके द्वारा एक सही टाइमिंग पता हम करते हैं। कैसे सर, तो एक विधि होती है C14। C14 क्या है, C14 जिसको हम कार्बन 14 कहते हैं, एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम जिसमें भी कार्बन होता है, तो हड्डियों में तो कार्बन होता ही है ना, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। इसलिए इसका नाम दिया अस्थियां। और ये तीनों मिलकर इस चैप्टर को समझने में हमारी मदद करेंगी। सो इसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। अब यहाँ पे एक मुहर दे रखा है कि देखिए ये हड़प्पा का ये मुहर है, ठीक है। हड़प्पा में एक काल्पनिक मुहर भी मिली है जिसको हम एक श्रृंगी पशु कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक श्रृंगी पशु है ये काल्पनिक माना जाता है, बट वहां पर ये पवित्र पशु के रूप में मान्यता प्राप्त था। अब देखिए इसका जो स्क्रिप्ट है वो आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी लिपि को हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं, जो आज तक पढ़ा नहीं गया। अब किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले 3 बातें आपको जाननी है। क्योंकि मैं आज बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, बाकी मैं जब अपना पीडीएफ पढ़ाऊंगा आपको शॉर्ट नोट्स में तो डिटेल्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे शॉर्ट में। यहां हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे कि हड़प्पा का समय क्या है, हड़प्पा की खोज किसने की है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, हड़प्पा की विशेषताएं क्या हैं, और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, साथ ही इनका व्यापार और इनके रहने के खाने के तौर तरीके। तो अगर हम यहां देखें तो ये कह रहा है हड़प्पा की जो मुहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट पूरा वस्तु है। पूरा वस्तु का मतलब होता है पुरानी वस्तुएं, जिसको पुरातत्वविद खुदाई करके निकालते हैं, ठीक है। किससे बनी थी, तो लिखा है कि यह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। 1 नंबर का क्वेश्चन, मुहर किससे बनती थी, सेलखड़ी नामक पत्थर से, ठीक है। अब यहां लिखा है इसमें जानवरों के चित्र मिले, बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, जिसमें एक श्रृंगी हिरन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों ने क्या क्या पूरा वस्तुएं छोड़ी है। यानी हड़प्पा के लोग तो मर गए थे आज से 5000 साल पहले। अभी हम टाइमिंग पे आ रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग, जो जो लिखा है सेम से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले पढ़ने का तरीका क्या है, 1 बाय 1। तो पूरा वस्तुएं क्या है, जैसे घर मिले खुदाई में, मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन, आभूषण मिले, औजार मिले, ये सब चीजें मिली, ठीक है।
लेकिन प्रश्न ये नहीं है, आपके मन में आ रहा होगा कि ये अचानक हड़प्पा नीचे से कैसे निकल आया धरती से सर, कौन खोजने गया था, किसके पास इतना टाइम था फालतू। तो समझें बात को। जब अंग्रेज भारत पर कब्जा करते हैं, आपको पता है 1757 में 1757 एक वॉर होता है जिसको हमने कहा है प्लासी का वॉर, और इसके बाद से धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। फिर 1855 के आसपास रेलवे ट्रैक का निर्माण जब पाकिस्तान के क्षेत्र में किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो वहां पर जरूरत पड़ी थी, ये जो चैप्टर का नाम है, ईंटों की। किसकी जरूरत पड़ी? ईंटों की। और उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या कहीं पर ईंटें उपलब्ध हो जाएंगी, और उन्होंने बताया हाँ, यहाँ पर सर ईंटें जमीन से निकलती रहती हैं। वो आश्चर्यचकित हो गए कि माई गॉड, जमीन से ईंटें कैसे निकल रही हैं, कोई भट्ठा वट्ठा था क्या यहाँ पे ईंट का? और फिर जब खुदाई होती है, जब वो लोग उन ईंटों का साइज देखते हैं ऑफिसर, तो उनको लगता है इतनी अच्छी ईंटें, जिन और एक साइज की सभी ईंटें, कैसे संभव है? इसका मतलब यहाँ कोई राजा का महल रहा होगा या कुछ ऐसा रहा होगा। और इसी आधार पर पता चलता है उन्हें कि यहाँ पे मोहरें भी मिलती हैं, अन्य वस्तुएं मिलती हैं। तो इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जब बाद में खुदाई की गई, तो वहां पे एक पूरा शहर निकल कर आता है और दुनिया के सामने एक ऐसी सभ्यता आती है जो अपने टाइम की न केवल सबसे एडवांस सभ्यता थी, बल्कि एक विशिष्ट शहरी सभ्यता थी। ठीक है, और इसी में आप कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ेंगे कि इससे पहले क्यों नहीं खोज हुई, जब पहले चीजें मिल रही थी। इन सब चीजों पर हम फोकस करेंगे। तो आपको पता चल गया कि खुदाई क्यों हुई थी। अब बातें बढ़ते हैं आगे। यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, हम इसका अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे और समझेंगे। ठीक है, शर्तें और समय, मैंने बताया था कभी भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के 2-3 नाम है जो आपको जानना है। पहले इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि अधिकतर स्थान स्टार्टिंग में जब इस शहर मिले, तो और जगहों पे जहां मोहर या ईंटें मिलती थी उनकी भी खुदाई की गई। तो प्रारंभ में जो अधिकतर शहर निकल कर आए जमीन के नीचे से, वो सिंधु नदी के आसपास के थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता फिर नाम क्यों है सर? क्योंकि पहला स्थान जहां खुदाई हुई थी उसका नाम क्या था माय डियर? हड़प्पा नाम था, और इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। क्या इसका कोई और नाम भी है? हाँ, ये लोग एक काम करते थे। ये लोग तांबा और टिन, ये दो वस्तुएं मिलाकर एक धातु बनाते थे जिसका नाम है कांसा, यानी ब्रॉन्ज। और इस कारण इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे की बहुत सारी मूर्तियां भी मिली हैं। तो 3-4 नाम हो गए इसके, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अभी हम ये भी देखेंगे कि फॉरेनर्स इनको किस नाम से संबोधित करते थे। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? ये कह रहा है टाइम इसमें जो दे रखा है इस पर आपको फोकस नहीं करना है। मैं आपको बहुत इजीली बता दूंगा कि इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है। 3 टाइमिंग आपको सीधे लिखना है 2600 से 1900। ये वो टाइम है जिसको हम कहेंगे विकसित हड़प्पा। क्या कहेंगे? विकसित हड़प्पा। और 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। यानी अभी हम कई बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि एडी क्या है और बीसी क्या है। तो अगर मैं कोशिश करता हूं समझाने की, अगर आप नहीं जानते, देखिए बात क्या है। एडी और बीसी हम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे? जब मनुष्य समझदार हुआ, विज्ञान आगे बढ़ा, तो उन्होंने जब खोज स्टार्ट की कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम कैसे इतने सक्सेस हुए, ठीक है, तो एक समस्या आई कि हम टाइम पीरियड को कैसे लेंगे, डेट कैसे निकालेंगे किसी चीज का। तो एक तरीका निकाला गया, ईसा मसीह के जन्मदिन को मान लिया गया जीरो। द बर्थ ऑफ ईसा इज कॉल्ड जीरो। तो ईसा मसीह का जो बर्थ था, बर्थ डे, ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया? जीरो। अब यह तय हुआ कि पृथ्वी तो 5 करोड़ साल बनी है, पुरानी है, वैज्ञानिकों ने यह सब पता लगा लिया था। उसके बाद आदि मानव आए, होमो सेपियंस आए, पूरा पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, फिर उसके बाद हड़प्पा, वैदिक काल, ये सब आए। तो हमने क्या माना कि हम जो भी टाइम पता है वहां से चलेंगे, घटते हुए क्रम में जीरो तक आएंगे। ठीक है, तो जो भी घटता क्रम आएगा उसको हम कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं? बीसी। 5 करोड़ से आएगा कहां पर? जीरो पर। और इधर से जो शुरू होगा इनके बर्थडे से, पहला साल 1 तारीख, 2 तारीख, ऐसे 100 साल तक चलेगा। तो कितना हो जाएगा? 1 सेंचुरी, 100 साल। ठीक है, फिर दूसरा 200 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा। आज कौन सा साल चल रहा है सर? तो आज चल रहा है 2026। तो यहाँ 1 से स्टार्ट होकर आज हम कहाँ पहुंच गए हैं? 2026। फिर चलेगा 27, 28, ऐसे ऐसे कहाँ पहुंच जाएगा एक दिन? ये पहुंच जाएगा 2099।
और फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा 2101 और इसको तब हम कहेंगे 22वीं सेंचुरी, क्योंकि 2100 के बाद क्या आता है 22, 21 के बाद 22, तो 22वीं सेंचुरी। अभी क्या चल रहा है सर 21वीं सेंचुरी। तो आप समझ गए हैं कि जो भी ईसा मसीह का बर्थडे उससे पहले की जितनी बातें हैं वो हम बीसी में लिखते हैं और इसके बाद की जितनी बातें हैं एडी। हाँ, बीसी घटते हुए क्रम में आएगा और एडी बढ़ते हुए क्रम में जाएगा जब तक ये पृथ्वी चलेगी। तो ये बात पूरी हो गई। तो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी का जो टाइम है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परिपक्व हड़प्पा। मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम हड़प्पा सभ्यता विकसित थी, डेवलप थी। तो सर 2600 पहले जो हड़प्पा थी वो कैसी थी, उसको हम कहेंगे प्रारंभिक हड़प्पा। सर ठीक है, 1900 की बाद की जो हड़प्पा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उत्तर हड़प्पा। समझ गए ना। तो 3 हड़प्पा है। बस एक डेट याद रखना, 2600 1900 का जो टाइम है वो विकसित हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा, इससे पहले का जो है वो प्रारंभिक हड़प्पा और इसके बाद का जो है वो उत्तर हड़प्पा है। इस 3 टाइम पीरियड में हम इसको बांटते हैं। इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हड़प्पा में क्या मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन, ईंटें, ठीक है, मुहरे, बाट, तांबा, कांसा की वस्तुएं, मतलब बहुत सारी चीजें। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की वस्तुएं। कई बच्चे ही नहीं जान पाते हैं कि व्हाट इज टेराकोटा। तो पकी हुई मिट्टी की वस्तुएं, ठीक है। हड़प्पा क्षेत्र के कहां कहां तक फैला था, तो 3 देशों में फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 3 ही देश हैं, चौथा देश नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत में भी कहां तक फैली थी, तो यहां पे हम देख लेंगे ऐसे सीधे मोटा मोटा सा एक अगर हम आपको मैप बना के दिखाएं तो उत्तर पश्चिम भारत में थी। उत्तर पश्चिम भारत में कहां, ऊपर चले जाओ कश्मीर तक, नीचे चले जाओ गुजरात तक, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, ये सब आ जाएगा नीचे। और अगर हम पूरब की बात करें तो क्या बिहार था, नहीं, उत्तर प्रदेश का आलमगीर वहां तक था, ठीक है। और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो अफगानिस्तान तक था। ये इसका पूरा एरिया है जहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। ये क्या है सब देखो कितने खूबसूरत बन के हैं, कितना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया मस्त चीजें बनाते थे, एकदम लल्लन टॉप है ना, मस्त है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक मैप दिया है, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विकसित हड़प्पा पुरा स्थल है, क्या है, विकसित हड़प्पा पुरा स्थल। देखिए ये अगर हम देखें तो ये भारत का जो उत्तर पश्चिम का इलाका है ये दिया गया है। ये इलाका क्या क्या है, यहां आप देखेंगे झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी के किनारे क्या है, हड़प्पा दिख रहा है ना। उसके बाद सतलज नदी है, यहाँ सिंध नदी सिंध देख रहे हैं तो सिंधु नदी के पास क्या दिख रहा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर बालाकोट आपको देखिए ये समुद्र के किनारे दिख रहा है, गुजरात के पास है। धौलावीर आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर नागेश्वर एकदम समुद्र के किनारे, नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों एरिया समुद्र के किनारे हैं। इसके अलावा रंगपुर, लोथल, ये देखिए माही नदी के पास आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, लोथल गुजरात में है। नर्मदा नदी यहाँ है, चंबल, गंगा, ये जो गंगा यमुना यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। राखी गढ़ी जो हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा जहाँ से चूड़ियाँ मिली हैं। और सबसे ऊपर है मांडा। तो अगर पूछे तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, मांडा दिख रहा है, ठीक है। और सबसे पश्चिम में आपको यहाँ क्या दिख रहा है, सुदका गैडोर दिख रहा है, ठीक। तो एक मैपिंग है समझने के लिए। बिफोर अगर हम बात करते हैं तो जो हड़प्पा का डेवलप्ड पीरियड है, विकसित हड़प्पा, उस टाइम के ये सारे वो स्थल हैं जो अपने टाइम में बड़े फेमस हैं। अगला है यहाँ एडीबीसी, तो मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। अब पहली हेडिंग है आरंभ। अब देखना बात क्या है, जो भी आपके बुक में ऐसे स्लाइड में चीजें बगल में दी होती हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चूंकि मैंने बताया है पहला स्टेप हमारा क्या है, कंप्लीट स्टडी, 1 बाय 1 लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप अगर डिमांड करेंगे तो हम इसकी शॉर्ट वीडियो यानी 10 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे पूरी डाटा के साथ। तो पहले डिटेल्स स्टडी। अब समझते हैं हड़प्पा की बस्तियां। कह रहा है कि अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से ज्यादा अधिक हड़प्पाई स्थल खोजे जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सभ्यता थी, 2000 से ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। सभ्यता क्या होती है सर, जैसे हम आज कहते हैं ना भारतीय सभ्यता, तो भारतीय सभ्यता ऐसे बन गई है, कैसे बनी है, तो आप देखते हैं राजस्थानी अलग उनका कल्चर है, पंजाब का अलग है, यूपी का अलग, बिहार का अलग। तो छोटी छोटी संस्कृतियों से मिलकर क्या बनती है, सभ्यता। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता थी, छोटी छोटी संस्कृतियों से मिलकर एक बड़ी सभ्यता उस टाइम विकसित थी, जिसको भारत सभ्यता की जगह क्या कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कह रहा है 2000 से ज्यादा स्थान है और अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे हैं। लेकिन आज पता चलता है कि लगभग 2/3 बस्तियां कहां हैं, सरस्वती नदी के किनारे हैं। अब एक नया क्वेश्चन बनता है,
अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में, कुछ लोग कह रहे हैं इसका नाम सरस्वती नदी घाटी सभ्यता रखनी चाहिए, और इस पर बड़ा चर्चा हो सकता है। मोदी जी हैं, बदलने की आदत है, बहुत सारी चीजें बदल दी हैं, कल को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी बदल जाए, ऐसी पूरी संभावना है। बट है क्यों, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रांग लॉजिक है? बिल्कुल। स्टार्टिंग में जो स्थान खोजे गए वो सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया माय डियर? सिंधु घाटी सभ्यता। बट अगर अभी हम देखें तो यहां साफ साफ लिखा है कि 2/3 बस्तियां सरस्वती नदी के बेशन में है, इसलिए आज इसका नाम बदला जा सकता है। जो बड़े विशेष क्षेत्र हैं, यहाँ लिखा है राखी गढ़ी है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, ये सब काफी विशिष्ट इलाके हैं। बट अब हम पहले हेडिंग पे आते हैं और यहां से आपकी स्टार्टिंग होती है आरंभ। तो आपने बताया आपको हड़प्पा 3 भागों में है। मुझे एक बात बताओ, 2600 से 1900 परिपक्व हड़प्पा है, तो उसके पहले परिपक्व नहीं रहा होगा, तो शहर कैसे बनते हैं? शहर बनते हैं गांव से। हर जगह पहले गांव होता है, फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ता है तो टाउन हो जाता है, और फिर धीरे धीरे लोग और बसते हैं और विविधता आती है कार्यों में, तो बन जाता है शहर। तो हड़प्पा में भी पहले शहर की जगह क्या रहा होगा? तो देखना, यहां कह रहा है विकसित हड़प्पा से पहले भी वहां कई संस्कृतियां, मैंने भी आपको बताया है कि कई संस्कृतियों से मिलकर क्या बनती है? सभ्यता। तो ये सभ्यता ऐसे नहीं बनी, पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली, यानी स्पेशल मिट्टी के बर्तन जो बनाती हैं, उससे कनेक्टेड थी। ये मतलब अपना अलग अलग प्रकार का बर्तन वगैरह बनाती थी, अलग अलग इनका कल्चर था। फिर इसमें हम कृषि के, पशुपालन के, शिल्पकारी के साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं। यानी विकसित हड़प्पा से पहले जो वहां पर बस्तियां थीं, वहां कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजें होती थीं। लेकिन धीरे धीरे, वही मैंने बताया, काम बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, शहर बनेगा। ठीक है। आमतौर पर ये बस्तियां छोटी थी, अब शहर नहीं था, गांव था तो छोटी होंगी, बड़ी रचनाएं नहीं थी। हाल में ही पता चलता है कि पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 7000 BC के शुरुआती कृषक समुदाय से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। मतलब आज जिस हड़प्पा को आप 2600 से लेकर 1900 BC को आप एक बढ़िया शहरी सभ्यता मानते हो, इसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें तो ये 7000 BC तक जाती है, और यहां से 2600 तक आने में इनको कितना समय लगा है आपको दिखाई दे रहा है? 7000 से कितना? 2600 पहुंचने में। ठीक है। तो इन हजारों सालों में ये जो बस्तियां थी छोटी, जो छोटे किसान थे, जो पशुपालक थे, इनकी ग्रामीण व्यवस्था किसमें बदल गई? शहरी सभ्यता में बदल गई, जिसको हम आज परिपक्व हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आ गई, आरंभ गांव से ही होता है, फिर शहर बनते हैं माय डियर। अब यहां लिखा है निर्वाह के तरीके। ये क्या होता है? निर्वाह मतलब जीने खाने का तरीका। जैसे आज आप कैसे निर्वाह करते हैं, मतलब आप क्या खाते पीते हैं, क्या पैदा करते हैं, कैसे रहते हैं, बस यही देखना है। आओ देखते हैं ये लोग कैसे क्या करते थे। अगर हम इनकी बात करें निर्वाह के तरीके में, तो देखेंगे कि हड़प्पा कुछ ऐसे स्थानों पर यह सभ्यता पनपी है जहां पहले से आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये बात तो हमने पहले ही कर लिया कि पहले ग्रामीण व्यवस्था थी, फिर शहर व्यवस्था बनेगी हड़प्पा। यहां कह रहा है इन संस्कृतियों के कई तत्व हैं जिसमें निर्वाह के तत्व शामिल हैं। कैसे कैसे हैं? तो दो बातें हैं। आज हम किससे चीजें प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अरे भाई, साग सब्जी कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से, वहीं से इनको भी मिलता था। और क्या हम नॉनवेज वगैरह खाते हैं? हाँ, दुनिया भर में लोग मांसाहारी भी हैं, तो ये कहां से मिलता है? मांसाहार ये हमको कहां से मिलता है? पशुओं से। पशुओं में कौन है? अरे भाई, मुर्गी है, मुर्गा है, बकरा है, भेड़ है। ये लोग घड़ियाल और सुअर और बीफ की भी ऐसी संभावनाएं हमें मिली हैं, अभी हम इसको समझाते हैं। जानवर में क्या क्या है देखो, मछली भी इनके पास थी, पशु पक्षी थे, जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद इनके आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी जो पूरा वनस्पति का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, ये उन जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, बीज मिले हैं कुछ, इनसे अध्ययन करके बताते हैं कि ये लोग क्या चीजों को खाते थे। जैसे पुरातत्वविद खुदाई करके बताते हैं, ऐसे ये वनस्पति विशेषज्ञ इसका अध्ययन करके बताते हैं। ठीक है ना। तो आओ समझते हैं क्या क्या चीजें थी जो ये लोग खाते थे। यहां आप देखेंगे इनके विशेष चीजें। यहां लिखा है गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना। देखिए साफ साफ लिखा है सफेद चना, तिल, ये इनके खाने का चीज था। आज भी हम ये खाते हैं। हरियाणा पंजाब में आज देखते होंगे ये सारी चीजें आज भी चलती है। मक्का मत ले देना है, सरसों दी रोटी, मक्के दी साग, गलत हो गया,
मक्के दी रोटी, सरसों दी साग। तो देखना क्या है, बाजरा के दाने गुजरात के स्थानों से प्राप्त हैं। गुजरात वाले बाजरा बहुत खाते थे, पर ध्यान क्या रखना है आपको एकदम मोहब्बत के साथ, चावल के दाने कम मिले हैं। इसका मतलब मास लेवल पे चावल का यूज नहीं करते थे, बल्कि गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा सर, ये लोग मांसाहारी थे तो जानवर क्या खाते थे? हाँ, जानवर की हड्डियां किसकी मिली है? मवेशी यानी भैंस की, भेड़ की, बकरी की, सुअर की हड्डियां शामिल हैं। अब हिंदू मुस्लिम वाली बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ गाय भैंस भी हैं और सुअर भी हैं, सबकी हड्डियां हैं। ठीक है, आप लोग पता लगाइए हिंदू थे कि मुसलमान। देखिए पूरा पूरा प्राणी विज्ञानी या जीव पुरातत्वविद जो जीवों का अध्ययन करते हैं, इनके अध्ययन से पता चलता है कि ये सारे जानवर जिनका नाम हमने ऊपर लिया है, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये पालतू थे। अब माय डियर, आप जानते हैं आज जिन जानवरों को हम पालते हैं, लोग उनका दूध भी पीते हैं और उनको मांस के लिए भी पालते हैं। तो इनको क्या मोहब्बत में पाले होंगे कि आओ बकरी तुम्हारे साथ सेल्फी लेना है? नहीं, इनको भी उसी काम के लिए उन्होंने क्या किया होगा? पाला होगा। ठीक है सर, हिरन की भी मिली? हाँ, सलमान खान की एंट्री हो गई यहाँ पर, लेकिन वो काला हिरन था माय डियर। आपको यहाँ पे लारेंस बिश्नोई जी नहीं मिलेंगे। हिरन की भी हड्डियां मिली हैं। वराह यानी जंगली सुअर और घड़ियाल की भी हड्डियां मिली हैं। इस ससुरा, घड़ियाल भी खाते थे माय डियर। ठीक है, अब तक हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या आखेटकों से इनको मंगवाते थे। अब तुम कहोगे सर क्या बात कर दी, समझे नहीं आए। तो देखो, आज से तुलना करो तुम। आज हम लोग मांसाहार करते हैं, भेड़, बकरी, मुर्गी, जो भी जो जैसे लोग खाते हैं, सी फूड वगैरह। तो ये बताओ कि तुम मछली खाते हो तो क्या समुद्र में जाल लेकर जाते हो मछली पकड़ने? नहीं। बकरी खाते हो तो क्या तुम खुद ही बकरी वो करते हो? नहीं। दुकान पे गए, मीट मछली खरीदे, चले आए, खा लिए। तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा संभावना किसकी है? ये एक शहरी सभ्यता है जहां लोग के कामों में विविधता है। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या उनके पास टाइम है कि वो शिकार करने जाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये क्लियर नहीं है इतिहासकार कि ये लोग स्वयं शिकार करते थे या मंगवाते थे किसी से। बट इनके शहरी सभ्यता के प्रमाण होने के कारण ज्यादा संभावना इस बात की है कि उस समाज में भी ऐसे लोग विद्यमान थे जो इन चीजों को लाकर प्रोवाइड कराते थे, उपलब्ध कराते थे। ठीक है ना? अच्छा सर, ठीक है, समझ गए आपकी बात। अब यहां देखो क्या है, ये कुछ इलाके दे रखे हैं। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा क्षेत्र के, इसको आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरंभिक हड़प्पा को हमने बता दिया है। और देखते हैं, मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, तो ये भी खाएंगे ही, हम लोग भी खाते हैं। अगली हेडिंग है कृषि प्रौद्योगिकी। अब देखना मोहब्बत की बात यहाँ क्या है। मोहब्बत की बात सिर्फ इतनी है कि आज जो टेक्नोलॉजी है कृषि में, ट्रॉली, ट्रैक्टर, रोटीवेटर, ये सब था नहीं, ये सब तो नहीं मिला है। बट हाँ, कुछ तो मिला है। बैल, हल, खेत, इनके साक्ष्य हैं। हाँ हैं भाई, हैं। आओ देखते हैं क्या है। अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिल गए, बट कृषि की विधियां क्या थी, इनकी तरीका क्या था, खेतों को जोतने का, बोने का, काटने का, आओ समझते हैं। मोहरों पर रेखांकन पता चलती है। मोहरों पर जो ये इनके जो मुहर हैं, उन पे जो रेखाएं या स्ट्रक्चर्स बने हैं, खासकर मृण मूर्तियों पे, मृण मूर्तियां मानी मिट्टी की मूर्तियां, ये इशारा करती हैं कि वृषभ के विषय में इन्हें जानकारी थी। ये देखो वृषभ, बैल बना हुआ है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना है, फोटो तो खींच के लगाया गया है। वृषभ मतलब क्या होता है? भैंसा या बैल। इसका मतलब माय डियर, ये इन्हीं के माध्यम से खेती करते थे। आपको कैसे, अभी मैं प्रूव करता हूं, आओ समझते हैं आगे। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कैसे सर? आओ समझते हैं। चोलिस्तान के कई स्थल, चोलिस्तान क्या है? पाकिस्तान का वो इलाका जो है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रेगिस्तानी इलाका है, उसको हम चोलिस्तान कहते हैं। तो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली कहाँ है सर? हरियाणा में है। से क्या मिला है सर? मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, मतलब खिलौने टाइप के। ये जो आपका बनावली है हरियाणा में, यहां से मिला है खिलौना। किसका? मिट्टी का बना। किसका? हल चलाते देखते ना किसान को। आज बच्चे क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे किन खिलौनों से खेलते हैं? कार से, ट्राली से, ट्रैक्टर से। इसका मतलब है तभी तो खिलौना बना। तो अगर हल का खिलौना मिल रहा है, बैलगाड़ी का खिलौना मिल रहा है, इसका मतलब वो चीजें उस समय उपलब्ध थी, तभी वो खिलौने के रूप में बनाई जा रही हैं।
तो हल कहां से मिल गया? बनावली हरियाणा से प्रूफ हो गया। इसके अतिरिक्त अगर तुम कालीबंगा जाओगे, कहां है सर? राजस्थान में। तो यहां जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिल गए खुदाई में। ले भैया, जूता हुआ खेत भी निकल गया खुदाई में। अब हल भी मिल गया मिट्टी का बना, ऐसे खिलौना। जूता हुआ खेत कहां से मिल गया? 1 नंबर में भी पूछता है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, इस खेत में हल रेखाओं के जो समूह हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ खेत नहीं होता ऐसे करके सीधा, तो ये कहां कहां मुड़ा है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी खेत ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, तो यहां बन जाएगा। ऐसे इनके भी खेत थे, जैसे हमारे खेत वैसे उनके खेत। बस याद कर लो, समकोण था 90 डिग्री पे, बात खत्म। जो आर्ट्स वाले नहीं जान पा रहे हैं समकोण का मतलब, वो समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या एक साथ कितनी फसलें उगाई जाती थी? 2 अलग अलग फसलें एक साथ यहां पर उगाई जाती थी। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ ये लोग अलग अलग 2 फसलें उगाते थे। ठीक है, साफ साफ लिखा है यहां पे, एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, यानी साल में 2 फसलें पैदा करने की कुवत भी इनके अंदर है। फसलों की कटाई के लिए औजार है, हाँ इसको हमने प्रयास किया है। तो यहां लिखा है लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए पत्थर के फलक। जैसे आज हम किससे काटते हैं? मान लो हम फसल, हंसिया सुना है, हंसिया या हसुआ, उससे हम ऐसे ऐसे करके देखा होगा किसान गांव में काटते हैं। तो उससे काटते हैं तो उसमें लकड़ी का वो लगा है हत्था, और लोहा का धातु है। इनका भी सेम है, बस अंतर इतना है, लकड़ी का हत्था है लेकिन लोहे की धातु नहीं है। जो काटने वाला फलक है वो लोहे का नहीं है, इनका किसका है? पत्थर का। माय डियर, ये हर जगह हमने लोहा लगा रखा है, इन्होंने पत्थर लगा रखा है, इतना ही डिफरेंस है। बाकी लकड़ी तो अपना काम कर रही है। लड़की नहीं बोला है, लकड़ी, लकड़ी है ना, ज्यादा सुन सकते हैं आप लोग कहीं। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो हैं ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। आए, इसका मतलब क्या है? आधा सूखा एरिया, जहां ना ज्यादा पानी बरसता है और ना एकदम सूखा रहता है। समझ गए? मिडिल क्लास आदमी जैसा। अब यहां लिखा है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। हल्का संभवता, संभवता मतलब हम देख थोड़ी रहे कि हर 5000 साल पहले टाइम मशीन में बैठ के चले गए देख रहे हैं, नहीं, कहीं देख पाएंगे। तो हम अनुमान लगाते हैं कि आधा सूखा है, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। अफगानिस्तान, प्रूफ भी खोजना है ना कि कोई ऐसा मिला है कि हाँ सिंचाई हो रही थी। हाँ, कहां मिला है? ये देखो माय डियर, अफगानिस्तान। कहां मिला है? अफगानिस्तान में सोरतुघुई नामक हड़प्पा स्थल से। ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखो जब यही पूछता है, क्योंकि अफगानिस्तान में है। और ये सुनो, यक्कई है ये सोरतुघुई अफगानिस्तान में, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं अफगानिस्तान में, यही पढ़ना है खाली सोरतुघुई। यहां से क्या मिला है? नहर के अवशेष। नहर माने जानते हो, गांव में देखा होगा, नदियों से काटकर नहर निकाला जाता है, बच्चे छप्पक छैया करते हैं, मछली उछली पकड़ते हैं। तो हड़प्पा में भी कहां से मिला नहर? सोरतुघुई से सर। सोरतुघुई कहां है सर? अफगानिस्तान में है सर। ठीक है, परंतु पंजाब और सिंध में नहर नहीं मिले हैं। तो पंजाब सिंध में क्या सिंचाई नहीं होती थी? ऐसा लगता है कि नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी, ऐसा लगता है, लिखा है, क्लियर नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ ही नहीं पाते। ससुरा इमोजी में बातचीत करते थे, पढ़ ही नहीं पाए तो क्या बताएं। तो कह रहा भैया नहीं मिला है अगर पंजाब और सिंधु में, तो क्या पता नहरों में गाद भर गया हो। कुछ लोग कह रहे नहीं, हो सकता है यहां पर कुएं हो। अब कोई आके कहेगा हो सकता है तालाब हो, तो तुम भी कहो हो सकता है, हमें क्या पता। जो ये लोग कहेंगे वही मान लेंगे, हैं। आओ देखते हैं, अब देखना। तो कुछ लोगों ने कहा शायद कुएं या तालाब का प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। सर कहीं से तालाब वाला मिला है कि बस आप हवाबाजी कर रहे हैं? आइए देखते हैं। धौलावीरा कहां से मिला है? धौलावीरा कहां है सर? गुजरात में। पूछेगा, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है 3 कामों से। पहला, पानी का साचौर, जल संचयन पद्धति। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेता, यूपीएससी में पूछ लिया था कि जल संचयन की यहाँ बड़ी उचित व्यवस्था थी। कहाँ? यही तो थी। कहां पे? धौलावीरा, गुजरात में। यहां से क्या मिला सर? जलाशय मिले हैं। इसका मतलब ये लोग जल संचय करते थे। किस काम के लिए सर? एग्रीकल्चर के लिए। खत्म कहानी है, हो गया सिंचाई व्यवस्था। सोरतुघुई से नहर मिल गया, धौलावीरा से मिल गया तालाब, कुएं मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। अब बाकी हमको क्या पता है, जब नहीं पता तो नहीं पता, जो है बता दिए। अब यहां लिखा है पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे करते हैं। देखना माय डियर, ये तो बड़ा खतरनाक खतरनाक औजार जो दिख रहा है ना, क्या है देख रहे हो? तुम्हारे कुल्हाड़ी उड़ाड़ी इसमें फिट करो, मारो, काट पाट दो। अब देखना बात क्या है।
मैंने आपको बताया कि जो भी चीज आपको ब्रैकेट में दिखाई दे है, जो ब्रैकेट में दिखे उस पर ध्यान बहुत देना है माय डियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा है इसमें? कह रहा है पुरा तत्व की जो पुरानी वस्तु है पहचान कैसे करेंगे बे? तब भोजन तैयार करने की प्रक्रिया किसमें? भोजन जब तैयार करते हैं तो अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाएं, मिश्रण करें, पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता, ये सब इन्हें भी पड़ती होगी है। पत्थर धातु मिट्टी से बनाया जाता था। हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से कुछ उदाहरण दिए हैं। देखो अब इतना पढ़ोगे नहीं समझ में, मोटा मोटा समझा देता हूं थोड़ा, इसमें लंबी कहानी है, देखो इतना लंबा कहानी है। आओ हम समझते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जब खुदाई हुआ तो इनको कुछ चीज मिला। ये बस ये तुमको याद, यही दो चीज रखना, इतना ब्लू कलर से पूरा मत देखो। इनको क्या मिला? बड़ी संख्या में अवतल चक्कियां। अब देखना, ये पा गए चक्की, एक ठू नीचे पत्थर, एक ठू ऊपर पत्थर, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे घुमाओ। गांव में पूछोगे बाप दादाओं से, अपने मतलब औरतों से पूछ लेना, दादी वादी से, तो बताएंगी हाँ एक चक्की होता था नीचे को ऊपर, उसमें गेहूं डालते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे तो पीस जाता था। यहां भी वही चक्की मिल गई है अवतल। हम मुझे बताओ, ये वही काम कर रहा है, अनाज अनाज को पीसते थे। ठीक है, किससे बने थे ये? कंकरीले बलुआ पत्थर से, जो भी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चक्कियों को, जो अवतल चक्की, इनका काम क्या था? आज क्या काम है चक्की का? गेहूं पीसते हो, चावल पीसते हो, तो ये भी अनाज पीसते होंगे हैं? अब कह रहा है आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। इनका तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में या मिट्टी में जमा कर रखा जाता है। एक बात बताओ, उसको जमाओगे नहीं तो ऐसे ऐसे करोगे तो हिलने नहीं लगेगा, तो मिट्टी में जमाना पड़ता था, फिर घुमाना पड़ता था। घर वालों से पूछना, चक्की बता देंगे, फोटो लिख लेना पुरानी। और दो मुख्य प्रकार की और चक्कियां मिली। एक वो है जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है। अब देखो ऐसे बताओगे जान नहीं पाएगा। जानते हो क्या बात कर रहा है? एक पत्थर, उस पर एक और पत्थर, चल मसाला पीस, पीसत पीसत थक गए, लड़का लड़की भाग गए। मतलब एक तुम्हारा रहेगा क्या? सिल, और दूसरा जो हम बट्टा कहते हैं, समझ? आगे करो पीछे करो, आगे पीस दो चटनी, पीस दो मसाला, वो वाला है। तो दो टाइप का मिला, एक तो अनाज पीसने वाला, एक तो मसाला पीसने वाला, काम खत्म है। अब इसको हम कहें कि इसका क्या यूज होता था, इसके लिए इतिहासकार के पास जाने की जरूरत है। आज मसाला पीसते हो तो ये भी मसाला भी तो पीसेंगे, और क्या पीसेंगे है? तो संभवतः यही करते होंगे, बात खत्म है। जड़ी बूटी पीसेंगे, मसाला पीसेंगे, इसको कहते हैं सालन पत्थर। अरे वही भाई, सालन माने क्या हो गया? मसाला, बस खत्म होगा, है ना? ये सारी बातें हो गई। कोई पूछे इन पत्थरों से आपको क्या संकेत मिलता है, तो क्या संकेत मिलता है? हम उसको अभी वर्तमान से जोड़ेंगे और बता देंगे। मसाला वाला पत्थर है और एक ठो अनाज पीसने वाला पत्थर है, ले काम खत्म। इसमें कौन सा? ये देखो मिल गया, सिलो बट्टा ले, अवतल चक्की, पीसो दम 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 ससुरा है। अवतल उत्तल दो है। अब देखो भाई, हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर है। ये क्या है सर? योजनाबद्ध शहर। किस योजना में बंधे गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन हड़प्पा चैप्टर की सबसे गंदी बात है, मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि शहर कैसे हैं? योजनाबद्ध, प्लान करके बनाए गए हैं। आज तुम्हारे दिल्ली मुंबई की तरह नहीं कि आधा घंटा पानी बरसा तैरने लगो सिर्फ झमझम झमझम। क्या हालत है बताओ? गुजरात सूरत में, दिल्ली में आधा घंटा पानी बरस दे, पूरा गंदा कीचड़ का पानी रोड पे, बच्चे जाते हैं उसमें गिरते हैं, उसमें मुंह में घुस जाता है? यहां पर ऐसा नहीं था माय डियर। यहां पानी बरसेगा तो नाली बहुत गहरी है, मोहब्बत से बहेगी। योजनाबद्ध शहर है, इससे सीखना चाहिए। स्मार्ट सिटी जो मोदी जी बना रहे हैं, पूछेगा क्वेश्चन हम इससे क्या सीख सकते हैं? अरे भैया, इनकी नाली देखो, इनकी सड़क देखो, इनकी व्यवस्था देखो, 5000 साल पहले यार, इन्हीं के पूर्वज हैं हम लोग गरीब। इनसे सीख कर स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए, तो स्मार्ट सिटी स्मार्ट लगेगी, है? बाढ़ नहीं आएगा। आओ समझते हैं शहरों की विशेषता क्या है। खैर अगर हम इनको मोहनजोदड़ो को समझने की कोशिश करें, काफी पुराना भी है, तो समझ सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। सबसे पहले तो हड़प्पा खोजा गया था, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। आओ समझते हैं। हाँ नहीं लिखा है हड़प्पा सबसे पहले, फिर बाद में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अध्ययन करेंगे। अब ये कह रहा बस्तियां दो भागों में विभाजित हैं। हाँ सर, हड़प्पा का कोई भी बस्ती आप देखेंगे तो दो भाग में, एक है निचला शहर और एक है ऊंचला शहर। आए, ये शहर एक ऊंचा एक नीचा क्यों है? अरे भाई, ऊंचाई पर ऊंचे लोग रहेंगे, हैं? अमीर लोग, और नीचाई पर नीचे लोग रहेंगे, हम जैसे गरीब लोग।
अब ये कह रहे हैं बस्ती दो भागों में, क्या केवल मोहनजोदड़ो दो भागों में बटी थी? नहीं, अगर हम धौलावीरा को छोड़ दें तो लगभग लगभग पूरा हड़प्पा सभ्यता का हर एक स्थान दो भागों में बटा था। ऊंचला शहर, निचला शहर, ऊंचे पर अमीर आदमी, नीचे पर गरीब आदमी। समझ गए? यहाँ पे शहर दे रखा और देखते हैं शहर में क्या बातचीत हो रही है। ये देखो, ये है शहर, इसमें अलग अलग चीजें मिली हैं। ठीक है, ये दुर्ग है, ये ऊंचाई पर है। ठीक है, और ये निचला शहर है, ये निचाई पर है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा देख के ऊंचाई नीचाई, मतलब जो स्थान जहां होता है ना, तो वो काफी ऊंचे बनाया गया है दुर्ग। अरे फिल्मों में देखा नहीं है, राजा महाराजाओं का किला ऊंचाई पे होता था, बस वही बात है, आम आदमी नीचे रहता है, गांव में वही है। यहां से जो जो चीजें खुदाई मिली सब इसमें लिखा हुआ है, ऐसे आप कुछ जान नहीं पाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया कहानी। तो कहानी क्या है? दो बातें हैं, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग ऊपर है, निचला शहर नीचे है। अब ये पूछता है कि दुर्ग की ऊंचाई होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां की जो संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। मतलब जो दुर्ग का स्ट्रक्चर है वो चबूतरा कैसा था? कच्ची ईंटों का था। और दुर्ग को दीवार से घेरा गया है, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग। अब बताओ, कल की मूवी देखे थे, वीआईपी लोगों का शहर अलग और गरीबों का अलग। तो इतना गंदा नहीं है यहाँ, बट यह है कि अगर दुर्ग में प्रवेश करना है, राजा के किले में जाना है भाई साहब, तो ऐसे घुस जाओगे क्या कॉलर उठा के चले अंदर? नहीं, एंट्री लेनी पड़ेगी। तो वहां क्या लगा है? हैं? दुर्ग घेरा गया है दीवार से, ऐसे नहीं घुस पाओगे, व्यवस्था टाइट है? आओ समझते हैं। निचला शहर भी दीवार से घिर दिया, दोनों अलग है। मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ? तू निचला शहर में, उचला शहर, और दोनों साइड में दीवार है भैया, घुस नहीं पाओगे, बात खत्म है। ठीक है, कई भवने हैं जो ऊंचे चबूतरों पर बने हैं। आप आज भी देखते होंगे, आप लोग भी, कुछ लोग ऊंचा चबूतरा बनवाते हैं, फिर उस पर घर बनवाते हैं कि पानी वानी ना घुस जाए। जितना ऊंचाई घर होगा उतना अच्छा होगा माय डियर। आओ समझते हैं। कह रहा है कि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोए तो केवल उसका आधार बनाने में 40 लाख दिन लग जाएंगे। अब तुम इसमें गणित मत लगाओ, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। रहेंदो तुम्हारे आर्ट्स वाले बच्चे हो, इतना दिमाग मत लगाओ। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो मोहनजोदड़ो का किला बना, उसका आधार यानी केवल बेस, इतना नींव जिसको कहते हैं, इसको बनाने में ही अगर एक मजदूर ससुरा 1 घन मिट्टी ढोए तो 40 लाख दिन लग जाएंगे। तो सर ये क्या गणित पढ़ाना चाहता? नहीं, ये कहना चाहता है कि उसको बनाने में काफी समय, काफी मेहनत लगा होगा, ये कहना चाहता है। समझ गए? छोड़ दो, आगे बढ़ो। कह रहा है पहला चबूतरा बना लिया। अब चबूतर बन गए तो इसी के ऊपर सारा भवन निर्माण शहर का काम इसी चबूतर पर एक निश्चित एरिया में किया जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? देखो, जब हम लोग का यहाँ घर बनता है ना, तो एक जगह चबूतरा बना के उस पर सब डालते हैं, सीमेंट, ईंटा, बालू, पानी। तो ये लोग भी ऐसे करते थे, पहले चबूतरे का निर्माण करते थे, फिर प्लान करते थे कि शहर कैसे बनेगा। तो पहले बनेगा सड़क, फिर बनेगी नाली, फिर बनेगा घर। क्यों सर? कि कोई घर आगे ना बढ़ा ले। समझ गए? पीआईपी बस्ती जैसे आजकल कॉलोनियां बनती है ना, ऐसे पहले सड़क, फिर नाली, फिर दोनों साइड बस्तियों के, गलियों के घर, फिर वो निकलेगा बड़े सड़क से जुड़ेगा, फिर वो निकलेगा हाईवे से जुड़ेगा। कहानी खत्म। ये इनकी व्यवस्थाएं थी। अब एक कहानी आती है कि ठीक है समझ गए सर, बहुत बढ़िया बस्ती उस्ती है, बस हमको ये बताओ कि इनकी जो बस्ती है, इनमें जो ईंटें हैं ये कैसी बनी है? आप कह रहे हैं पक्की ईंटें हैं, तो क्या धूप में सुखाकर बनाई गई है या भट्ठी में बनाई गई? क्योंकि ईंटों का अनुपात क्या है? निश्चित अनुपात है। जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी। इसका मतलब क्या ये कह रहा है जो लंबाई है, ठीक है, वो ऊंचाई की 4 गुनी है। लंबाई कितनी है? लंबाई गुणे 4 बराबर ऊंचाई। समझ गए? लंबाई जो है वो ऊंचाई की कितनी है? 4 गुनी है। और चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की कितनी है? 2 गुनी है। चौड़ाई 2 गुनी है किसकी? ऊंचाई की। तो बस ये याद रखना है, जो लंबाई है वो ऊंचाई की 4 गुनी है, जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की 2 गुनी है। बस यही याद रख लेना। इसे समझ लो, इसे ईंटा देखे हो ना, है ये लंबाई जो ऐसे रहेगी वो लंबाई हो गई, जो ऐसे रहेगी वो चौड़ाई हो गई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जान जाओगे, मोबाइल ऐसे रख लेना, देख लेना। नहीं समझ पाओगे तो वीडियो बना देंगे 3D में, और का ये बात हो गई। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है, ठीक है? क्या है? लंबाई
क्या है, 4 गुनी है किसकी, ऊंचाई की, और चौड़ाई 2 गुनी है किसकी, ऊंचाई की। बस इतना ध्यान रखना माय डियर। अच्छा सर समझ गए, ईंटा उटा बढ़िया है, बात खत्म करिए। अब ये नहीं पता है कि किस में, भट्ठी में सुखाते थे कि धूप में, बट हाँ ईंटा का जो रेशियो है वो हमको पता चल गया है ना। अब देखेंगे और नालों का निर्माण, नलिया, नलिया मतलब समझ रहे हैं, नाला। अब अगर आप दिल्ली घूमने आएंगे तो यहाँ नाला इतना छोटा छोटा नाला है ससुरा, मतलब 10 मिनट पानी बरसा नाला फुल बह रहा है, और उसमें इतना गंदगी, कूड़ा कबाड़, ठंडा और कैंपस सब उसी में से निकलता है। क्या इनकी नालियां भी ऐसी थी? नहीं भाई साहब, हमारी तरह जाहिल नहीं थे, दे आर वेरी टैलेंटेड। आओ समझते हैं। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? जल निकास प्रणाली सबसे अनूठी मानी जाती है भैया, इसे नहीं है। और कह रहा है कि आप यहां देखेंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। मतलब मोटी मोटी बात समझो, पहले ये सड़क बनाएंगे, समझ गए, फिर नालियां बनाएंगे, इन नालियों के पास आपका घर होगा, और घर का एक भाग नाली से जुड़ा होगा। अब मोटा मोटा एक दृश्य में बना के आपको समझा देता हूं, अगर आपके जीवन में दुख होगा तो भी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। आओ समझते हैं। जैसे देखिए बात क्या है, ये समझ लीजिए हाईवे है इनका, ये हाईवे है। यहाँ हाईवे पे घर नहीं मिलेगा आपको कि हाईवे के ऊपर घर बनाए, हम लोग जैसे हाईवे किनारे पे घर बना लिए हैं, गाड़ी आई एक्सीडेंट करके चली गई ना, ये नहीं करेंगे। फिर हाईवे से निकलेगी सड़क मोहब्बत के साथ। क्या यहां घर बनाएंगे? नहीं, पागल नहीं है, यहां भी घर नहीं बनाएंगे। अब इस हाईवे की जो सड़क है, यहां से निकलेंगी गलियां, समझ रहे हैं आप, यहां से क्या निकलेंगी? गलियां। अब ये जो गलियां निकली है ना, यहां घर बनेगा, ऐसे ऐसे, यहां 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 यहां, यानी गलियों के दोनों साइड घर बनेंगे। गलियों के दोनों साइड घर बनेंगे सर, गलियों के दोनों साइड घर बनेंगे, है ना। हाईवे से सड़क निकली है, फिर गलियां निकली है, और गलियों के साइड में घर बनेंगे। और ये हर घर की जो गली है, उस घर की जो नाली है वो गली से रुकेगी, फिर नाली यहां से निकलकर यहां आएगी, फिर यहां से निकलकर हाईवे पे जाएगी। इसी को कहते हैं ग्रिड पद्धति, यानी सड़कों और नालियों का पूरा जाल बना हुआ है। सर आज हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हाँ हम भी ऐसे बनाए, हमारी जैसे गली है, शहरों की गलियां कैसे होती हैं, गली दोनों साइड घर हैं, नाली है, सड़क है, वो नाली बड़ी नाली जुड़ी है, फिर नाली जाके और बड़ी नाली जुड़ी है, फिर उसको उठा के नदी में फेंक देते हैं, नदी गंदी कर देते हैं, काम खत्म। अब इनका भी सिस्टम यही है, जिसको हम क्या कहते हैं, नियोजित जल निकास प्रणाली है। ना कि गांव में हमारे क्या होता है, नाली वाली कुछ नहीं, नल चलाए लगाए, पानी इधर उधर बह रहा है, यहां ऐसा है क्या? इसलिए इसको शहर कहा जाता है, गांव नहीं माय डियर। और देखें, सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति, मैंने बता दिया, ग्रिड पैटर्न है जो ये समझाया है आपको ना यहाँ मोहब्बत से, यही है। और उसके अगल बगल आवास बनाए जाते थे। गंदे पानी को गलियों की नलियों से जोड़ना था, वो तो जोड़बे करेंगे, नाली से नहीं जोड़ेंगे तो कहाँ पानी जाएगा, सड़क पे नहीं, बता दिया। आगे बढ़ते हैं। घर सटा रहेगा, घर का एक कोना जो है, अब जैसे हम लोगों के घर का एक ठू दीवार नाली सटा रहता है, वही। अब दुर्ग, ये तो मैंने बता दिया। लिखा है अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी भाग है और निचला पूर्वी भाग है। क्या कहना चाहता है? जो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो ये जो भाग पश्चिमी भाग है, ये क्या है? दुर्ग है, ये ऊंचा है, जहां ज्यादा लोग रहते हैं, ये पूर्वी भाग है, और क्या है? निचला शहर है। काम खत्म, होगा, नो टेंशन। अब बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग है गृह स्थापत्य। क्या है? गृह स्थापत्य। घर कैसा था सर इनका? क्या हमारी तरह था, नॉर्थ इंडियंस की तरह, या साउथ इंडिया की तरह इनका घर था? तो आइए समझते हैं बहुत मोहब्बत के साथ, गृह स्थापत्य, घर कैसा था। तो निचला शहर की अगर हम आवास देखें तो आओ समझते हैं। कह रहा है घर एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का फिल्म देखते होंगे तो एंट्री करेंगे, एक आंगन रहेगा बीचों बीच, है उसमें पानी वानी बरसता, मौज लेते हो, चारों तरफ कमरे। कहीं कहीं या पहले नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे बनते थे, जब से लोग ज्यादा वीआईपी हो गए हैं तब से पता नहीं क्या क्या रूम बनवाते हैं, ये स्टोर रूम, ये कोल्ड रूम, पता नहीं कौन रूम। पहले क्या होता था? घर के बीचों बीच में क्या होता था माय डियर? आंगन। और आंगन के चारों ओर क्या होते थे? कमरे। वही इनके पास भी है, लेकिन एक डिफरेंस है, ये अपनी प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? गोपनीयता। ये क्या होता है समझो।
अब देखो मोहब्बत की क्या बात है, समझो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आपके घर में घुसने वाला हूं, आप सिंधु घाटी सभ्यता में रहते हैं, तो मैं गेट पे आया और एंट्री किया इससे इसे। अब जैसे मैं आप दरवाजा खुला घुसा, तो ये नहीं कि जैसे घुसा मैं सब दृश्य देख सकता हूं, नहीं देख पाऊंगा। है क्यों नहीं देख पाऊंगा? क्योंकि जैसे घर से एंट्री किए कमरे में, मतलब प्रवेश द्वार से, सामने आ जाएगा एक बड़ा सा दीवार, तो आपको वहां से चिल्लाना पड़ेगा आंटी चाची, तब तक जो भी महिलाएं हैं आंगन में वो फुर्र हो जाएंगी, तब वहां से आवाज आएगी आइए, तब इधर से या इधर से आप जाएंगे तब पहुंचेंगे आंगन में दीवार क्रॉस करके। तो सर देवलिया किस लिए लगाया गया था? इसीलिए कि तुम पहुंचे, देख ना लो किसी को, पता नहीं तुम किस काम से गए हो। है आजकल देखते हो लोग किस काम से जाते हैं, तो आप नहीं सब सक्सेस होते उसमें। फिर आंगन थोड़ा नीचे था, उसके चारों ओर कमरे थे। आंगन में क्या काम होता था जो आप पहले होता था? अरे कोई बुनाई कर रहा है, कोई कटाई कर रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब कमरे, एक साइड में किचन लेटरिन बाथरूम, एक साइड में कमरा। अच्छा सर हम आंगन में पहुंच गए, अब कुछ देख सकते नहीं देख पाओगे। हैं आंगन में पहुंच गए फिर भी कुछ नहीं दिखेगा ना। अगर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में सेटिंग है कोई, अब आप सोचते कि आए हैं अभी देख लेंगे इसे कि कहाँ है मैडम, नहीं देख पाओगे। आंगन में पहुंचे, अब तुम रूम की तरफ देखोगे ना, रूम में खिड़कियां नहीं है, देखो कैसे देखोगे? रूम में खिड़की नहीं है, खिड़कियां नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में सर। मंजिलें दो इमारत हैं, दो दो फ्लोर, तीन तीन फ्लोर, पर खिड़की नहीं है। अब तुम का घर में घुस जाओगे दरवाजा खोल के, नहीं तो मामला क्या हो गया? मिशन इल्ले फेल हो गया, नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये लोग अपने गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते थे, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, आंगन में क्या हो रहा है अभी मैंने बता दिया, खाना पीना कताई बुनाई सब वहीं पर होगी। दीवारों में खिड़कियां थी, क्या लिखा है? नहीं, भूमि तल पर जो दीवार है उस पर खिड़कियां नहीं। ऊपर वाले तो हवा हवा लगेगा, लेकिन नीचे वाले में नहीं है कि तुम ऐसे देख लो, ऐसे कुछ नहीं देख पाओगे, खत्म कहानी है। फिर बाकी तो भाई ये सब नल वल पढ़ा दिया। छत पत पे जाने के लिए सीढ़ियां बनी है, तो हाँ स्नान घर बिल्कुल होगा। है स्नान घर की व्यवस्था क्या थी? ईंटों के फर्श से बना, जैसे आप टाइल्स फर्श आप लगाते हैं ना, ऐसे उनका भी मस्त ईंट उट से बना स्नान घर होता था। बाकी इसमें एक बात और है, कुएं की बात है। किसकी? कुएं की बात है। अभी का है 700 कुएं। कितने कुएं मिले हैं? 700 कुएं लगभग। ये एक नंबर में पूछ लेता है मोहनजोदाड़ो में। बट मोहब्बत की बात क्या है? मोहब्बत की बात यह है कि जो आवासों में कुएं बने हैं वो ऐसे कमरे में बनाए गए हैं जिसमें बाहर से आया जाया जा सकता है। मतलब कुआं वाला कमरा इससे कि घर के एंट्री से नहीं जाना है कि तुम्हें अगर कुआं पानी पीना हो तो तुम पहले घर में आओ, किसी से बोलो पानी पिला, नहीं, बाहर में कमरा है, बाहर से आओ, वहीं लगा है बाल्टी लोटा, पियो, निकल लो पतली गली से। किसी से मिलने जुलने बुलाने की जरूरत नहीं है माय डियर। विशेष गोपनीयता का ख्याल रखते थे ये लोग। तो इनकी बातचीत हो गई। अच्छा, यहां पर कुछ हवाबाजी की गई है, आइए देखते हैं क्या है ये है अब तक की खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। कौन है ये? मैके। मैके कौन? एक हिस्टोरियन है। कह रहे हैं कि मतलब इससे पुरानी बढ़िया प्रणाली सिस्टम आज तक नहीं मिला नाली का। कहां? सिंधु घाटी। कैसी नाली देखना, एकदम वीआईपी नाली है ससुरा, है देखना। कह रहा है मुख्यतः नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने, मतलब सीमेंटेड है, ठीक है, और उन्हें ऐसी ईंटों से झका है जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता है नहीं। उनके ऊपर जो पत्थर रखे हैं ना, चूना पत्थर, वो ढीले ढाले हैं, जब जरूरत पड़ी सफाने के लिए पत्थर हटाओ, नाली साफ कर दो, ठीक है। और समझो चूना पत्थर की पट्टिकाएं भी हैं। घरों की नालियां पहले एक मलकुंड में खाली होती थीं जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी निकलकर नाली, मतलब जैसे ये घर का पानी गिरा नाली में, तो नाली में यहाँ एक मलकुंड रखा हुआ है भाई साहब, यानी जो भी मोटा आइटम है, तुमने अनाज फनाज मोटे आइटम फेंकिए, आके यहाँ पर जम जाएगा और पानी यहाँ से निकल कर बह जाएगा। इसको जब मन करे उठाइए, साफ करके फेंक दीजिए, तो नाली जाम होने की समस्या यहां पर नहीं होगी। कारण क्या है? कारण है हौदी या मलकुंड। समझ गए? और देखना, फिर भी कुछ अगर गंदगी यहां से बह गई तो क्या करेंगे? तो यहां देखो, लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। मतलब लंबे जो नाले, बीच बीच में हौदी है, ढक्कन खोलो और जो वहां भी हौदी है, जो उसमें जमा है पदार्थ उसको निकालो, फेंको, ढक दो, पानी जा रहा है सरासर सरासर। आज कितना नहीं कि कुदाल लेके हर जगह नाली कीचड़ निकाल निकाल के फेंको, कुछ नहीं। ये व्यवस्था देखो। अब इससे मोदी जी को सीखना चाहिए, है, लेकिन हड़प्पा पढ़वे नहीं किए होंगे। बताइए आप लोग, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए कि भाई साहब
ऐसा बनाएंगे ना तब सिटी प्लान्ड होगी। इनकी तो आबादी भी इतनी थी जितनी हमारी है। तो हम अगर ऐसे बनाएंगे तो जो आज भारत के शहरों का हाल है, थोड़ी सी बारिश में बाढ़ आ जाता है, वो नहीं आएगा। ये हम अपने 5000 साल पुराने पूर्वजों से सीख सकते हैं। ये पुरातत्व का अजूबा कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज है, कह रहे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर निकासी के नालों के अगल बगल पड़े हैं। मतलब कई जगहों पर ऐसा हुआ कि नाले की सफाई के बाद वहीं फेंक दिया, कचरा नहीं हटाया। यानी कुछ खचरे वहां भी थे, जैसे यहाँ रहते हैं, नाली सफाया वहीं फेंक दिया है। ये बातचीत है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसको देख के आपको आ जाएगा एकदम मोहब्बत। क्या है ये, तुम नहीं जान पाओगे। घर है ये, इसमें क्या क्या कहाँ है पता लगा लेना, मैं नहीं समझाऊंगा है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ क्या लिखा है, ये मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का आरेखण है। आरेखण माने रेखा का खींच के बनाया गया। चलो भाई, पहली हेडिंग तक, ये तीसरी हेडिंग कंप्लीट करके बंद करेंगे। दुर्ग। दुर्ग तो मैंने बता दिया ऊंचे स्थानों पे होते थे। अब दुर्ग में दो चीजें मिली हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुर्ग में दो चीजें मिली हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? पहला तो माल गोदाम। पहला क्या मिला है दुर्ग में? अरे मैंने बताया था ना, सिंधु घाटी दो भागों में, एक ऊपरी दुर्ग, नीचे आवासीय भवन जो आम लोग रहेंगे। इस दुर्ग में दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं माय डियर, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? माल गोदाम। माल गोदाम माने जिसमें माल रखेंगे। माल माने वो माल ना समझ लेना, माल मतलब गेहूं चावल इन सब का स्टॉक करेंगे, समझ गए। विशाल संरचना है, ईंटों से बना है माय डियर। निचला हिस्सा ईंटों से बना है, तो ये बचा है, ऊपर वाला लकड़ी था, खत्म हो गया है, तो ये बना है। माल गोदाम में क्या रखेंगे? खाद्यान्न रखेंगे, हैं, स्टोर करके, सूखा ना पड़े। दूसरा क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर है विशाल स्नानागार। ओ माय डियर, व्हाट इज दिस? इट इज द बिगेस्ट स्विमिंग पूल। एक ऐसा स्विमिंग पूल, बड़ा सा स्विमिंग पूल, स्नानागार, और डबल सीढ़ियां, उत्तर से भी दक्षिण से भी, दोनों तरफ से उतरो, नहाओ मजे से एकदम छमाछम। सिंधु घाटी सभ्यता। दो स्ट्रक्चर कहां पर? मोहनजोदड़ो में। कौन कौन से? विशाल स्नानागार और माल गोदाम। अब देखो, ये आयताकार है। कैसा है? अरे आयताकार माने ऐसे होता है, आमने सामने भुजा बराबर, दैट इज कॉल्ड आयताकार जलाशय। जो चारों ओर से गलियारे से घिरा है, चारों तरफ गली है, और जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दो भागों में सीढ़ियां हैं। और सुनो, ये जो जलाशय के किनारे हैं, कि तुम सोचो पानी लीकेज हो जाएगा इधर उधर, ना, नहीं लीकेज होगा। क्यों सर? अंबुजा सीमेंट लगा है क्या? नहीं, जिप्सम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जिप्सम लगा हुआ है। यहां पर जिप्सम के गारे का प्रयोग है। जिप्सम के गारे से क्या होता है सर? जलबद्ध हो जाता है, जल वहां से निकलने की संभावनाएं नहीं रहती। ये इसकी वीआईपी व्यवस्था है। आप समझ गए होंगे कि इनका कितना वीआईपी। और देखें सर, जिप्सम तो हो गया, फिर पानी कहां से आएगा इसमें? पानी आएगा ताजा। इसके तीनों ओर कक्ष, मतलब कमरे बने हुए हैं, जिसमें में एक में बड़ा कुआं है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहेगा। मान लो स्विमिंग पूल में आपने नहाया, ये जहां पर इनका सिस्टम है अवरुद्ध का, उसको हटाएंगे और पानी सकसक सकसक नाले में बह जाएगा। फिर जहां जो कुआं बना है कमरे में, इस कुएं से पानी यहां क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए? तो ये इनका व्यवस्था है। और फिर कह रहा है, इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ, यानी आप इसके उत्तर में जाएंगे तो एक गली मिलेगी, और गली के दूसरी तरफ जब जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? छोटा स्ट्रक्चर है जिसमें 8 स्नान घर, 8 बाथरूम और बनाया है। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने, यानी एक ठो गली में तो 8 बाथरूम मिल जाएंगे, और एक गली के पास 4 इधर 4 इधर बाथरूम। अब तुम कहोगे जब इतना बड़ा स्नानागार है, स्विमिंग पूल है, तो ससुरा इतना सारा बाथरूम बनाने की क्या जरूरत है? और जो स्नानागार है, इनकी नालियां गलियारे के साथ बने नाले में मिलेंगी। मतलब पहले वो नाले में जाएगी, फिर गली के बगल जो नाला है ना, तो नाले में मिलेगा भाई, और क्या रोड पे थोड़ा जाएगा? तो पहले पढ़ा दिया हूं, है, बाथरूम से निकला पानी नाली में चला गया, काम खत्म। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि जब इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, तो ससुराई बाथरूम में नहाने कौन जाता था? तो याद करो, प्राइवेसी। जब वो आंगन में तुमको नहीं देखने दिया है, खिड़की से नहीं देखने देता है, तो तुम्हें क्या लगता है ये नहा के यही कपड़ा बदलेंगे? आज के जैसा मौसम है कि गए छम्मा छम्मा ड्रेस चेंज नहा रहे हो? ना ना ना, ये स्नानागार इसीलिए बना होगा कि मान लो फेस्टिवल है, पुरुष औरत सब इकट्ठा हुए, तो ये नहीं कि औरतें भी वहीं चालू हो जाए तुम्हारी तरह। उनके लिए स्नानागार बना हुआ भाई साहब, वहां कपड़ा चेंज करेंगी। हैं, दाल गलने वाली नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। हमारे पूर्वज हैं, हमसे ज्यादा समझदार है ना।
तो ये संकेत हैं इसकी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ होता क्या था, अब पता नहीं है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद कोई विशेष अनुष्ठान या स्नान, जैसे याद करो कुंभ का मेला में क्या होता है, नहान होता है, लोग नहाने जाते हैं, नहान का एक फेस्टिवल भी होता है। हो सकता है इनका भी कोई ऐसा फेस्टिवल हो जहां लोग जाते हो, इकट्ठा होते हो, नहाते हो, काम खत्म। अब ये यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चौथे पॉइंट सबको पढ़ना है, पार्ट 1 आज कंप्लीट है। अगर आप मोहब्बत से लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो हम सेकंड पार्ट भी इसका बनाएंगे, ये कंप्लीट वीडियो होगा। इसके बाद हम इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और माय डियर, अगर आप इसको लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो शॉर्ट पीडीएफ इसका एकदम जबरदस्त नोट PYQ क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।